हेलो एवरीवन, आप सभी का लर्न बाय एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट करी थी कि हम फ्री क्रैश कोर्स लेकर आएंगे आईबीपीएस पी और क्लर्क के प्री के लिए, वही हम आपके सामने लेके मौजूद हैं। दिस इज द डे वन, दिस इज द सेशन वन ऑफ क्रैश कोर्स ऑफ इंग्लिश फॉर आईबीपीएस पीओ और क्लर्क। सो देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे पहले इंग्लिश के। सो लेट मी टेल यू, हम कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन एग्ज़ाम, राइट। आप में से बहुत लोग इंग्लिश को लेकर डरते हैं। वो डरना जायज़ है अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी या सही गाइडेंस नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ये 15 डेज आपके बहुत फ्रूटफुल होने वाले, ये 15 सेशंस बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। इसके बाद आपको बिल्कुल चेंज लगेगा अपनी इंग्लिश में। सो हम स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा और मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, मैंने पूरे इंग्लिश पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। एक आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और बाकी हम लेंगे ग्रामर एंड वोकैबुलरी के अंडर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से तकरीबन हमारे पास 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 7 to 10 क्वेश्चंस। आप 10 क्वेश्चंस लगा के चलिए। और अगर मैं ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों की बात करूं, इसके अंदर पैराजम्बल्स भी हैं। अगर मैं दोनों की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 20 क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। सो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए? वी हैव 30 क्वेश्चंस इन एग्जाम, और हमारे पास जो टाइम है उसे करने के लिए वी हैव गॉट 20 मिनट। आप लोग सोच रहे होंगे 30 क्वेश्चंस इन 20 मिनट, ये कैसे फीजिबल है? बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी मच फीजिबल। और ये अगर टारगेट बनाया गया है 20 मिनट का, इट इज़ वेरी लॉजिकल कि हम ये 30 क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 20 मिनट, इनफैक्ट उससे पहले। सो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कि हम उसको कैसे अप्लाई करके हम अपना कम टाइम में सही एक्यूरेसी में आंसर्स दे सकते हैं। ऑलराइट, सो उससे पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम टाइमिंग्स को डिवाइड कर ले, कि हमारे पास जो 20 मिनट का टाइम है, हम उसको किस क्वेश्चन में कितना टाइम दें। सो अगर मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर एंड वोकैबुलरी। सो आप अप्रॉक्सीमेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सब जानते हैं, ये बहुत लेंदी होता है। वाई? बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग पैराग्राफ जिसे आपको पढ़ना होता है। दे आर क्वेश्चंस विच यू हैव टू सॉल्व इट। बट इसकी भी स्ट्रैटेजी होती है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं। आई थिंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा यू शुड स्पेंड 10 मिनट्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बाकी जो बचा हुआ 10 मिनट है, हम बाकी पेपर को देंगे, जिसके अंदर आपके एरर डिटेक्शन आते हैं, पैराजम्बल आते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट आते हैं, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जिसको हम 10 मिनट्स में इजीली, इनफैक्ट उससे कम में कवर कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एक सेक्शन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी अप्रोच जो होगी, हम हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट रूल्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स में मैं कहूँगी जिसमें से क्वेश्चंस आए हैं, वो हम सारे रूल्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रह गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस आए हैं और हमारा उसको लेके अप्रोच क्या रहेगा। सो जनरल टॉपिक्स जो हमारे होते हैं ग्रामर के अंदर, विच इज़ एरर डिटेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स। एरर डिटेक्शन यानी आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आपको डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, आपको बताना है कि उसमें कौन से पार्ट में एरर डिटेक्शन है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, इसका एक स्टेप थोड़ा एडवांस वर्जन आप कह लीजिए। यहाँ पे आपको खाली एरर नहीं बताना है, आपको बताना है कि उसका करेक्शन क्या होगा, करेक्ट फ्रेज क्या होगा, जिससे हम रिप्लेस कर पाए। एक आता है फिलिंग द ब्लैंक, एक सिंगल सेंटेंस है, उसमें आपको कुछ ब्लैंक्स दिए होंगे जिसे आपको फिल करने हैं और हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। क्लोज टेस्ट, एक पैराग्राफ है जिसमें बहुत सारे ब्लैंक्स है। अगेन दिस इज अ एडवांस वर्जन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। पैराजम्बल्स,
बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हमें अरेंज करना होता है, एंड वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, एंड वी हैव वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें होती हैं. सो डोंट वरी, इन सब चीजों को देख के घबराना नहीं है. इंटरेस्ट में इट इज वेरी इजी. अगर मैंने बोला है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट. आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा. जब आप हर सेशन अटेंड करेंगे, हर वीडियो देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने ये चीजें क्यों बोली है. सो एट द एंड ऑफ क्रैश कोर्स आई एम श्योर आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे इंग्लिश का टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए. सो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं. सो ग्रामर के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. एज आई सेड, आई विल बी कवरिंग इंपॉर्टेंट रूल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आप एक भी इम्पॉर्टेंट चीज मिस ना करें. और अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कुछ भी इंफॉर्मेटिव है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक ज़रूर कीजिएगा. और हाँ, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसकी सारी डिस्क्रिप्शन हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी. learnbyexpert.com में स्टडी मटेरियल के अंदर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे. ऑलराइट, मूविंग ऑन, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज नाउन. हम सब इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत नॉर्मली नाउन से करते हैं. आप सबने पढ़ा होगा. सो मैं भी एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ नाउन का. नाउन होता क्या है? नाउन कुछ भी होता है. आप अपने आसपास कुछ भी देखिए, आप किसी इंसान को देखते हैं, दैट इज नोन एज अ नाउन. उसका कोई नाम होता है, उसे हम नाउन कहते हैं. किसी एनिमल को देख रहे हैं, किसी प्लांट्स को, नॉन लिविंग थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को, कोई आइडिया आना या फिर कोई इमोशन, सब कुछ नाउन है. सो नाउन को ब्रॉडली हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. कई बुक्स में आप देखेंगे 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बट उसको कैटेगराइजेशन के 3 टाइप्स दे दिए. तो मैं आपको इकट्ठे बता रही हूँ इसके टाइप्स. पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर मतलब, प्रॉपर से आपको पता लग रहा होगा स्पेसिफिक. हाँ, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी ऑब्जेक्ट का नेम. मैं जनरल नेम की बात नहीं कर रही, स्पेसिफिक नेम. अगर मैं एक बात करती हूँ, एक बॉय है, उसका नाम क्या है? राम. तो राम क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है डेविड. डेविड इज अ नेम ऑफ अ बॉय. तो डेविड एक नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है, एक पर्टिकुलर है जो एक इंसान के बारे में बता रहा है. सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन. लंदन इज अ नेम ऑफ प्लेस, है ना. ऐसे बहुत सारी जगह, बहुत सारी प्लेस हैं हमारे यहाँ पे, बट एक लंदन जो एक स्पेसिफिक जगह की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज अ प्रॉपर नाउन. ताज होटल, बहुत सारे होटल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, और अगर मैंने ताज होटल यानी एक स्पेसिफिक होटल का नाम ले लिया, सो दैट इज अ प्रॉपर नाउन. आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन एक, आप कह दीजिए, कम्युनिटी का नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बात करी थी यहाँ पे डेविड की, सो डेविड एक बॉय का नाम है, राइट. सो ऐसे बहुत सारे बॉय होते हैं, बहुत सारे बॉयज है. तो एक बॉय क्या हो जाएगा? जेनरिक नेम हो जाएगा, एक कम्युनिटी का नाम हो गया एक तरीके से, जिसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन. ऐसे बहुत सारे कॉमन नाउन हो गए, स्कूल हो गए, पार्क हो गए. बहुत सारे स्कूल होते हैं, लेकिन अगर मैं किसी स्कूल का नाम ले लूं तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. बट अगर मैं स्कूल की बात करूं, एक टर्म स्कूल, क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन. नाउ मूविंग ऑन, नाउ वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है, इन शॉर्ट, कोई भी ऐसी चीज जो आपके इमोशंस हो, जो आइडियाज हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, जिसे आप अपने 5 सेंसेस का यूज नहीं कर सकते हो, जिसपे, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे लव, हेट, आप इसको टच नहीं कर सकते, राइट. आप इसको सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते. सो आप अपने 5 सेंसेस का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, बट इट इज अ इमोशन, इट इज अ सेंटिमेंट. तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सिंपैथी, कंपैशन, करेज, डिसऑनेस्टी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ कलेक्टिव नाउन की. कलेक्टिव के नाम से ही पता लग रहा है कलेक्शन ऑफ थिंग्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल. तो इनको हम क्या कहते हैं? एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं. जैसे मैं एग्जाम्पल से मैं अगर कोई चीज पिक करूं,
फॉर एग्जाम्पल BY is a group of girls. So बहुत सारी लड़कियों के ग्रुप का नाम है BY, राइट? तो हमने उसके क्या कर दिया, ग्रुप का नाम दे दिया. सिमिलरली अ गैंग ऑफ थीव्स, बहुत सारे थीव्स है, उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गैंग. ओके. सिमिलरली ऑडियंस क्या होती है, व्यूअर होती है, जो देख रही होती है किसी भी एक्ट को, किसी भी परफॉर्मेंस को, उसे हम ऑडियंस कहते हैं. ऑडियंस एक जने से ऑडियंस नहीं होगी, बहुत सारे लोगों से ऑडियंस होगी. हाँ, अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से जूरी. सो जूरी क्या है, जूरी भी एक कलेक्टिव नाउन है. जूरी जो एक वर्डिक्ट पे कोई डिसीजन लेती है, सो दैट्स अ जूरी. So jury is a panel of judges. So I hope that's clear. Now moving on to the next slide. Now material noun. अब एक चीज मैं जरूर बताऊंगी, हर टाइप की डिफरेंट रूल्स हैं. ये मैं जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आगे जब मैं आपको रूल बताऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो जानने में, आपको नाउन का मतलब पता हो. ओके. मटेरियल नाउन की अगर हम बात करें, मटेरियल नाउन मतलब किसी भी मटेरियल का नाम जिससे कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस बना हो. हाँ, अगर मैं गोल्ड की बात करती हूँ, गोल्ड से कोई ऑर्नामेंट बना हो. सिल्वर की बात करो, कॉपर की बात करो, और लॉट ऑफ अदर मटेरियल नाउन, मे बी अ ब्रास, मे बी अ डायमंड, है ना. सो ये सारे क्या एक मटेरियल है, इसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन. नेक्स्ट मैं पहले मैं आपको कंपाउंड नाउन बताती हूँ. कंपाउंड नाउन से के बाद मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताऊंगी. कंपाउंड नाउन होता है जो दो और दो से ज्यादा वर्ड से बनता है. जैसे अगर आप देखोगे सी फूड, सी क्या है, एक वर्ड है, फूड क्या है, दूसरा वर्ड है. लेकिन अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो, दैट विल बी टर्म्ड एज सी फूड, जिसका एक मतलब होता है ना. उसको हम कह देते हैं कंपाउंड नाउन, जिसमें दो से ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो. नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन की. सो बेस्ड ऑन द काउंटिंग, कि जिसे आप काउंट कर सकते हो आप उसको काउंटेबल नाउन कहोगे, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन. ओके. विच कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर्स. अगर मैं बात करती हूँ पेंसिल, पेंसिल को आप फिंगर में काउंट कर सकते हो, एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल, है ना. पेन, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, राइट. ऐसी अनकाउंटेबल की अगर मैं बात करूं, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो. मिल्क, आप कभी बोल सकते हो एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, नहीं ना. आप कभी बोलोगे एक फूट, दो फूट, तीन फूट, नहीं. इसको हाँ आप वे कर सकते हो. यू कैन से इट एज 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क, ये हम बोल सकते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते. एक दो तीन मिल्क नहीं होता. सो दैट इज अनकाउंटेबल. ऑनेस्टी को आप क्या काउंट कर सकते हो, एक ऑनेस्टी, दो ऑनेस्टी, तीन ऑनेस्टी, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है ना. इट डजंट मेक सेंस, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. अब इससे रिलेटेड हम सारे रूल्स बहुत क्विकली करने वाले हैं, एंड ट्रस्ट में उस सारे रूल्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो मैं आपको पहले रूल्स बता देती हूँ, उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेस्ड ऑन नाउन हम वो सारे डिस्कस करेंगे, ताकि मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. Let's go ahead with the important rules. Okay. Rule number 1. आर्टिकल के ऊपर ये रूल है, और आर्टिकल के ऊपर हम बहुत कॉमन एरर्स करके आते हैं एग्जाम में. सामने दिख रहा होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं. आप सब जानते हैं 3 तरीके के आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द. सो ए और एन मतलब सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं, है ना. कोई भी चीज सिंगुलर यानी वन होती है तो हम ए और एन यूज करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे ए भी करते हैं एन भी करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है. एन हम यूज करते हैं वॉवल्स के साथ. कोई भी अगर वॉवल से शुरुआत हो रही हो, ए, ई, आई, ओ, यू, तो उससे पहले हम एन लगाते हैं. एंड देयर आर अदर रूल्स ऑल्सो. और ए लगाते हैं बाकी सब कॉन्सोनेंट्स के साथ. ओके. द हम यूज करते हैं कोई भी चीज स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बताने के लिए. आपको मैं आगे एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी कैसे. अच्छा, एक कॉमन एरर है जो हम जरूर कर देते हैं एग्जाम में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. हम ये मिस्टेक नहीं करें. किसी भी सेंटेंस में अगर अ वन यूज हो रहा हो तो क्या ये सही होगा, खुद सोचिए.
मतलब होता है सिंगुलर चीज और वन मतलब होता है एक। दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हमें सेंटेंस में ये दोनों इकट्ठे यूज करने की क्या जरूरत है? तो किसी भी सेंटेंस में वन लिखा हो इकट्ठे, वहीं पे समझ जाओ ये गलत है। ठीक है, या तो आएगा या तो वन आएगा। ऑल राइट, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे एरर्स हुए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। आगे मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगी कि क्या क्वेश्चन आया है। ओके, अब हम बात करते हैं, इससे मैं ये आपका रब कर देती हूँ। ओके, नाउ हम बात करते हैं, पहले मटेरियल नाउन से पहले मैं बात करूंगी प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या था? प्रॉपर नाउन बिल्कुल सही, किसी भी स्पेसिफिक जगह का नाम, इंसान का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, कोई भी स्पेसिफिक नेम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल हम नहीं लगाते, ए एंड द नहीं लगेगा। द लगता है, मैं आपको आगे एग्जाम्पल देके बताऊंगी द कब लगता है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी दिखे कि प्रॉपर नाउन से पहले अगर आपको दिख रहा है कि ए और एन लगाया हुआ है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द लगेगा, किस सिनेरियो में लगेगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल जानते हैं, सिंगल मतलब हम एक की बात करें, प्लूरल मतलब बहुत सारे। तो सिंगुलर में ए और एन लगता है। ऑल राइट, प्लूरल के अंदर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है, कोई भी आर्टिकल प्लूरल में नहीं लगेगा। अब आप पूछेंगे द कब लगता है? द लगता है कोई भी चीज स्पेसिफाई करने के लिए। मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसका एग्जांपल दूंगी। इनफैक्ट आपको मैं बता ही देती हूँ पहले। आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं, इस स्लाइड पे आपने देखा है आई नीड अ फोन। फोन क्या है? कॉमन नाउन है, राइट, कॉमन नाउन। इसके पहले अगर आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है, मतलब एक आर्टिकल है। और मैंने आपको रूल पे क्या बताया था, कॉमन नाउन दो होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में क्या लगता है? और एंड लगता है, आर्टिकल लगता है। सो ये सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट हुआ। नेक्स्ट अगर आप सेंटेंस देखेंगे, मार्क वॉन्ट्स अ बाइसिकल। बाइसिकल अगेन क्या है? कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन है। और इससे पहले क्या लगा हुआ है? आर्टिकल, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर सेंटेंस में लिखा होता मार्क वॉन्ट्स बाइसिकल, ए और एंड नहीं लगा, सॉरी ए नहीं लगा होता, तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, आई हैव अ कैट। कैट क्या है? अगेन कॉमन नाउन है, इससे पहले लगा हुआ है, एक आर्टिकल लगा हुआ है, तो इट्स एज पर द रूल इट इज करेक्ट, तो ये करेक्ट है। फिर मैंने आगे लिखा द कैट इज ब्लैक। तो अब जब मैंने द कॉमन नाउन के पहले मैंने द क्यों लगाया? स्पेसिफाई करने के लिए, वो वाली मेरे पास कैट है और वो कैट क्या है? ब्लैक कलर की है। तो जो कैट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ वही कैट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए मैंने क्या कर दिया? द लगा दिया। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं पिछली स्लाइड में बात करी थी, कॉमन नाउन दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर के साथ आप कोई भी आर्टिकल लगा सकते हो, प्लूरल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता आई हैव अ कैट्स, ये गलत होता। अगर मैं लिखती द कैट्स, ये भी गलत होता। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, आई सॉ द बियर। अब आप मुझे खुद बताइए, आई सॉ द बियर इन येलोस्टोन नेशनल पार्क। बियर क्या है? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन क्या है? ये सिंगुलर है, यानी एक है, तो इससे पहले क्या द लगेगा? नो, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आई सॉ द बियर्स इन नेशनल पार्क, क्या ये करेक्ट है? कॉमन नाउन है, प्लूरल है, प्लूरल से पहले मैंने तो आपको बोला तो कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Okay, I saw a bears in yellow national park. Again, common noun, plural. Plural से पहले a और and नहीं लगता. So ये क्या हो गया? Incorrect.
आई मेट द रमेश। मैंने आपको एक बात बताई थी, कॉमन नाउन से पहले मैंने बात करी थी प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल लगता है? नो, आर्टिकल नहीं लगता। रमेश क्या है यहाँ पे? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से पहले हम द नहीं लगाएंगे, सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अच्छा, एक मैं आपको बताना चाहूंगी कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन का मतलब हम पढ़ चुके हैं, कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप, कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ट्रस्ट मी इसमें एरर्स आ चुके हैं। सो आपको मैं एक फॉर्मेट बता रही हूँ, ए और एन प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। हाँ, अगर आप लास्ट एग्जांपल देखिए, ए, ठीक है, कलेक्टिव वर्ड स्वान ऑफ इंसेक्ट, ये क्या सही है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत सारे इंसेक्ट की, बहुत सारे इंसेक्ट के ग्रुप का नाम होता है स्वान। तो जब भी हम कलेक्टिव वर्ड यूज करते हैं उससे पहले ए और एन आता है, इट इज कंपल्सरी। फिर उसके बाद हम कलेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं और ऑफ का। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक गोल्डन रूल, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन आता है। और जब फॉर्मेट ऐसा हो जाता है अ कलेक्टिव वर्ड ऑफ, तो अब हमेशा क्या यूज करते हैं? प्लूरल नाउन। तो अ स्वॉन ऑफ इंसेक्ट नहीं होगा, ये होगा अ स्वॉन ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, सो ये वाला इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। आपको रूल समझ में आया? ये मैंने बात कर ली कलेक्टिव नाउन की। अब मैं बात करूंगी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ मटेरियल, जिससे कोई भी सब्सटेंस बनता है। हम मटेरियल नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ए एंड द बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। द हम कभी कभी यूज करते हैं अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो। एग्जाम्पल, दिस इज मेड अप ऑफ द गोल्ड। तो मैंने क्या बोला? गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। गोल्ड से पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं? नहीं करते, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? इनकरेक्ट। तो करेक्ट हम करके क्या लिखेंगे? दिस इज मेड अप ऑफ गोल्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, दिस इज अ सेम गोल्ड विच आई परचेज्ड इट फ्रॉम कमला मार्केट। अब यहाँ पे क्या है? दिस इज अ सेम गोल्ड। अगेन यह क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, पर ये क्या हो गया? सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। अगर आप इसका नेक्स्ट करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे तो मैंने लिखा है दिस इज द सेम, आई एम सॉरी, ये दा नहीं आएगा, दिस इज द सेम गोल्ड विच आई परचेज्ड इट फ्रॉम कमला मार्केट। ये वही गोल्ड है जो मैंने कमला मार्केट से खरीदा है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज करा है? द। वाई? बिकॉज ये जो गोल्ड है कोई नॉर्मल गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड वो वाला गोल्ड है जो मैंने इस मार्केट से खरीदा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? स्पेसिफाई कर रही हूँ, इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन आई एम यूजिंग द बिफोर मटेरियल नाउन। अदरवाइज मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। सो अभी तक हमने क्या देखा? प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आता आर्टिकल, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, कॉमन नाउन में आर्टिकल आता है ओनली इन केस ऑफ सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन में भी आर्टिकल आता है, राइट? ये सब हमने कर लिया। सो एक बार क्विकली ये नोट कर लीजिएगा, इसके एरर्स बहुत कॉमन है, आते हैं और आगे आपको क्वेश्चंस भी पता लगेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। कलेक्टिव नाउन की अगर मैं बात करूं, कलेक्टिव नाउन बहुत सारे होते हैं। कमिटी, काउंसिल, क्राउड, ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। मॉब, यूनियन, कॉयर, जूरी, हर्ड, पुलिस, पैनल, बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी एक्ट करता है, प्लूरल भी करता है। आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको बताती हूँ। अगर कलेक्टिव नाउन कोई भी एक्शन कर रहा हो जिसमें एक यूनानिमस एक्शन हो, आप समझ रहे हैं? कोई भी एक सिंगल आइडिया हो, सिंगल एक्शन हो, है ना, एक ही डिसीजन लिया हो,
मतलब पूरा ग्रुप एक ही काम कर रहा हो, एक यूनिटरी एक्शन दिखा रहा हो, तब उसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। तो इसलिए वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन जब वही ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में काम करता है, जब बात आती है डिवीजन की, जब बात आती है अ, मतलब आप किसी फाइट की बात आ गई, फाइट, यस, किसी फाइट की बात आ गई, कोई आर्ग्यूमेंट्स की बात आ गई, जहां पे क्या है कोई यूनानिमस डिसीजन नहीं आ पा रहा, उस केस में जो कलेक्टिव नाउन होता है वो प्लूरल का सेंस देता है। और जब यूनानिमस होता है तो सिंगुलर का सेंस देता है। मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द जूरी हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट। जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इट्स अ पैनल ऑफ जजेस। यहाँ पे क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, जूरी ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। हाँ, एक यूनानिमस डिसीजन लिया है, कोई भी कोई लड़ाई कोई मतभेद नहीं है, तो ये क्या एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है। तो फिर वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो वर्ब क्या होना चाहिए, हैज, नॉट, ना कि हैव। अब आप देखेंगे जूरी के लिए जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है इट्स। हाँ, तो एक और मैं आपको गोल्डन रूल यहाँ पे बता रही हूँ, जब भी यूनानिमस एक्शन होता है हम कह रहे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, साथ में इट्स यूज करते हैं। अगर प्लूरल के केस में हम क्या यूज करेंगे, देयर। नाउ, जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, jury is arguing and hence has not given the verdict। अब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ यूनानिमस डिसीजन नहीं है, आर्ग्यूमेंट चल रही है, बहुत सारे लोग अपने अपने मतभेद हैं उनके बीच में, राइट। सो जूरी यहाँ पे नो डाउट कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये एज अ कलेक्टिव यूनिट काम नहीं कर रही है, तो फिर क्या हो गया, डिफरेंट मेंबर्स की तरह काम हो गया। तो यहाँ पे वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल, यस, प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पे इज का यूजेज क्या है, गलत है, यूजेज क्या आएगा, आर का। हाँ, तो इसका करेक्ट सेंटेंस हुआ, द जूरी आर आर्ग्यूइंग एंड हेंस हैव नॉट गिवन द वर्डिक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, काउंसिल हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट इलेक्शन एट द कैंपस। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप इसे सेशन को पॉज करके सेंटेंस को पढ़ना और उसके बाद खुद आइडेंटिफाई करो कि क्या इसके अंदर एरर हो सकता है। काउंसिल, अगेन अ कलेक्टिव नाउन, ओके, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करने का डिसीजन लिया है कैंपस, अगेन क्या है, यूनानिमस, एक सिंगल डिसीजन, सिंगल एक्शन है। तो फिर क्या आना चाहिए, हमारा वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। हैव का यूजेज क्या है, गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास, हैज आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, a herd of sheep go in the same direction because the man in front leads it. Again, a herd of sheep, मैंने आपको पीछे एक कलेक्टिव नाउन का एक फॉर्मेट बताया था, अ और एन कलेक्टिव वर्ड और प्रेपोजिशन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, और ये है प्लूरल नाउन। लेकिन जब इसके साथ जब वर्ब आएगा, ये क्या करे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। और गो का सिंगुलर क्या होता है, गोस। ओके, सो करेक्ट होगा आंसर यहाँ पे गोस, ना कि गो। राइट, अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूं नेक्स्ट सेंटेंस की, मैं ये मिटा देती हूँ ताकि ये दिख जाए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर वर्किंग ऑन देयर पॉलिसी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगेन अ कलेक्टिव नाउन, यहाँ पे क्या होते हैं, वर्किंग ऑन देयर पॉलिसी, वो सारे मिलकर एक पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, कलेक्टिव एक सिंगल एक्शन है, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे यूजेज क्या होना चाहिए, इज का। मैंने क्या बताया था, जब सिंगुलर एक्शन होता है तो क्या यूज होता है उसके लिए, इट्स यूज होता है, तो देयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इट्स। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज वर्किंग ऑन इट्स पॉलिसीज। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा न्यूट्रल जेंडर के लिए।
हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 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 किसी भी यंग चाइल्ड की बात कर रहे हो जहाँ पे हमें पता नहीं है कि फीमेल है मेल है क्या जेंडर है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, तब हम इट का यूज करते हैं। न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है? इट। ओके, अगर हम किसी बेबी की बात कर रहे हो तब क्या आएगा? इट आएगा। किसी इंसेक्ट की बात कर रहे हो, एनिमल्स की बात कर रहे हो, तब भी क्या आएगा? इट आएगा। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तब भी हम उसके लिए इट यूज करते हैं। रिमेंबर प्रीवियस सेंटेंस में मैंने क्या बोला था? एक्शन यूनिटरी हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा और साथ में क्या आएगा? इट्स, है ना? तो ये उसी चीज की बात हो रही है। एग्जाम्पल देख लें फटाफट। द बेबी वॉन्ट्स हर टॉय, मैंने पहले लिख दिया इनकरेक्ट है। सो अब आप सोच रहे हो कि इनकरेक्ट क्या है? बेबी क्या है? यहाँ पे एक नाउन है और ये न्यूट्रल जेंडर है। वी आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन, तो हम यहाँ पे क्या हर यूज करेंगे? हर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? इट। ठीक है, द बेबी वॉन्ट्स इट्स टॉयज। ओके, so the baby wants its toys. The jury is not able to give its verdict. मैंने शायद पिछले स्लाइड में भी यही सेम एग्जांपल था। जूरी वर्डिक्ट नहीं दे पा रही है, क्यों? क्योंकि उसके बीच में ऑब्वियसली कोई यूनानिमस एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या आने वाला है? जूरी आर नॉट एबल टू गिव देयर वर्डिक्ट। हाँ, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड पे ये रूल बताया था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। क्या ये सही है? उसने अपनी वर्डिक्ट दे दी है, जूरी ने अपनी वर्डिक्ट दे दी है। यूनानिमस सिंगल एक्शन हो चुका है, तो सिंगुलर वर्ब हैज, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। न्यूट्रल जेंडर, सिंगुलर एक्शन है, सिंगुलर वर्ब है, तो हम इट्स यूज करेंगे। जब हमने देखा यूनानिमस एक्शन नहीं है तो हमने क्या यूज कर दिया? देयर यूज कर दिया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। प्लीज मेक श्योर करिए ये रूल्स अगर आप 3-4 बार भी पढ़ लेंगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये रूल्स छप जाएंगे, तो आपको कुछ मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं होगी। हर रोज एक बार बस रीड कर लो, ये विद इन अ वीक आपके माइंड में इस तरीके से आ जाएंगे, आप भूलेंगे ही नहीं इसको। ओके, चलिए अब नेक्स्ट रूल की बात हम कर लेते हैं, पोजेसिव केस। पोजेसिव केस का मतलब क्या होता है? पोजेसिव केस का मतलब होता है पोजीशन, किसी चीज की ओनरशिप, कि ये चीज मुझे बिलोंग करती है ना? ये कार मेरी है, सो ये कार उसकी है, ये घर उसका है। सो हम क्या करते हैं? पोजेसिव केस इसको बोलते हैं, जहाँ पे पोजेशन की हम बात करते हैं। कोई चीज हमसे बिलोंग करती है, किसी चीज की आप ओनरशिप है, आपके पास है, कोई चीज आप ओन करते हैं, हक से ओन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोजेशन। और उस केस को हम क्या कहते हैं? पोजेसिव केस। सो पोजेसिव केस में हम चाहे एक रूल होता है, अगेन इसके एरर्स बहुत कॉमन है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों केस में रूल सेम रहेगा। जैसे अगर मैंने बात करी राम की कार, मैं क्या बोलूंगी? राम कार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस केस में क्या दिखा रही हूँ? मैं पोजेशन दिखा रही हूँ कि राम की कार, राम इज द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, तो हम क्या लिखेंगे? राम्स कार। एक एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके बाद एस लगाएंगे। सो कोई भी ऐसे नाउन जिनके आगे, जिनकी एंडिंग एस और ईएस नहीं है, उनके साथ हम क्या लगा लेते हैं? उनके साथ हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन जब हमारे पास ऐसे नाउन आते हैं जिनकी एंडिंग एस हो या ईएस हो, चाहे प्लूरल हो सिंगुलर, डजंट मैटर, ठीक है, जिनकी एंडिंग एस हो या ईएस हो, उस केस में हम खाली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। I'll शो यू द एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे क्या है? राम है, राम के एंड में एस और ईएस नहीं है, अब मुझे पोजेशन दिखाना है, पोजेसिव केस दिखाना है, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। अच्छा, एक मैं बात करती हूँ रामेश की बात, रामेश कार, क्या ये सही है? आप में से बहुत लोग कहेंगे सही है, पर ये एक्चुअली गलत है। रीजन क्या है ये गलत होने का? मैंने आपको एक रूल बताया कि कोई भी नाउन होता है, अगर उसके एंड में एस और ईएस आता है तो हम क्या करते हैं? खाली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना। लेकिन इस केस में तो वो भी नहीं है। सो एक और रूल आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए बाय हार्ट, कोई भी नाउन जिनकी एंडिंग श हो रही है, श साउंड, स श,
तो उस केस में भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तभी ये रीजन है, दैट इज द रीजन आई हैव यूज्ड एपोस्ट्रोफी एंड एस। ठीक है, सो तभी मैंने बोला रामेश एपोस्ट्रोफी एस का। सो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, रूल इज एब्सोल्युटली सेम। यहाँ पे आप देख रहे हैं राम्स बुक, राम की बुक है, नाउन जिसकी एंडिंग एस और ई एस नहीं है, तो राम की बुक है तो एपोस्ट्रोफी एस। डेज लीव, एक दिन का लीव, राइट। तो यहाँ पे क्या अगेन एपोस्ट्रोफी एस लगाया मैंने, वाई बिकॉज एंडिंग क्या है एस और ई एस नहीं है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस। दीपेश बैग, अगर मैं ये लिखूं दीपेश बैग, क्या ये करेक्ट है? इनकरेक्ट है, करेक्ट ये होगा, वाई बिकॉज इसका जो साउंड है श कर रहा है, ओके, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हुआ। हम बोलते हैं ना जीसस सेक, अब आप देख रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, एस और ई एस एंडिंग आ रही है, इसलिए हमने क्या किया, हमने खाली एपोस्ट्रोफी का यूज करा, हमने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया। अच्छा ये सिंगल आएगा, डबल नहीं लगाइएगा। प्लूरल में भी सेम होता है रूल, एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। प्लूरल मेन, मेन्स क्रिकेट टीम, राइट, अगेन नो एस और एस, सो एपोस्ट्रोफी एस। रहीम एंड सन्स शॉप, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूं, रहीम एंड सन्स शॉप, अब आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, रहीम एंड सन की शॉप, तो खाली एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, माई सिस्टर इन लॉज, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आई होप ये एपोस्ट्रोफी एस को लेके हमारा रूल क्लियर है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एक सेंटेंस के अंदर डबल एपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। मेरा कहने का मतलब, अगर आप ये सेंटेंस देखिए, माई मैनेजर्स वाइफ्स मदर इज नॉट वेल, आप खुद भी पढ़ेंगे ना, दिस सेंटेंस डजंट मेक सेंस, माई मैनेजर्स वाइफ्स मदर इज नॉट वेल, सो ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही अनक्लियर सी होती है। सो डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रोफी इन अ सेंटेंस। सो ये मैनेजर्स वाइफ्स, ये डबल एपोस्ट्रोफी है, तो हम ये नहीं यूज करेंगे। इंस्टेड हम क्या बोल सकते हैं, मदर ऑफ माई मैनेजर्स वाइफ। हम बोलना ये चाह रहे हैं ना, मैनेजर की वाइफ की मदर, तो हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि मेरी मैनेजर की वाइफ की जो मदर है, मदर ऑफ माई मैनेजर्स वाइफ इज नॉट वेल। तो यहाँ पे एक सिंगुलर की बात करें, एक मदर की बात करें, तभी हमारा क्या वर्ब क्या है, सिंगुलर है। सो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट रूल, एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि प्रेपोजिशन के बाद कुछ भी आएगा, हमेशा क्या आएगा, नाउन होगा। प्लीज ये गोल्डन रूल है, ये छाप लीजिए, तभी हम क्या करते हैं, ऑफ के बाद क्या आता है, नाउन, है ना। अब इसी में एक मिलता जुलता रूल है, अगर प्रेपोजिशन से आगे और पीछे दोनों सेम नाउन हो, तब उनके साथ जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है। ओके, डे आफ्टर डे, या फिर आप ऐसे कहिए डेज आफ्टर डेज। तो ये क्या है, प्रेपोजिशन है, आगे पीछे वर्ब, आगे पीछे सॉरी नाउन जो है वो सेम है, तो इसमें वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, विलेज आफ्टर विलेज, हाँ, विलेज नाउन हो गया, प्रेपोजिशन के आगे पीछे क्या है, एक ही नाउन है, प्रेपोजिशन के आगे भी एक नाउन, पीछे भी एक नाउन, तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। हैव क्या सिंगुलर है, प्लूरल है, हैव प्लूरल है, हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, हैज, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए हैज, village after village has been swept away, this is the correct sentence, clear। ओके, नेक्स्ट, ये रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बैंक में बन चुके हैं, एसबीआई में, आईबीपीएस में, पीओ में, क्लर्क में, बहुत सारे। सो ये बात याद रखिए, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ,
few of, half of, a lot of, a large number of, each of, every of, series of, majority of, plenty of, some of, none of, any of, minority of, इन सब के साथ, ऐसे कोई पैटर्न के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रनाउन। ओके, इनके बाद इमीडिएटली नाउन आएगा। एक तो पहला तो एक हमने चीज बात करी थी ऑफ, क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन। और जब ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो हमेशा हमारा क्या आ जाएगा, प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रनाउन। और वर्ब क्या यूज होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ऐसे हम जब अभी प्रीवियस ईयर के अभी क्वेश्चंस करेंगे आने वाली वीडियो, मतलब इसी वीडियो में एंड में आपको सेम स्ट्रक्चर के मैं आपको दिखाऊंगी, सेम क्वेश्चंस आए हुए एज इट इज उठकर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज और हैव अप्लाइड फॉर द कॉम्पिटिशन। तो आप खुद बताइए यहाँ पे क्या यूज होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ, ऊपर का फॉर्मेट देख रहे हैं सेम फॉर्मेट का, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इससे ये कलेक्टिव नाउन हो गया एक तरीके से। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब और अ प्लूरल वर्ब। हमारा रूल क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आएगा हैज अप्लाइड फॉर द कॉम्पिटिशन। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, आपने बहुत सारे क्वांटिटेटिव नाउन सुने होंगे, मतलब जो क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जैसे डजन, 100, 1000, पेयर, ग्रॉस, कपल, मिलियन, बिलियन, स्कोर। ये क्या है, ये हमारी क्वांटिटेटिव नाउन है। मैं आपको बताती हूँ। अब इसका एक रूल है, हम 1000 भी लिख सकते हैं, सिंगुलर तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी एस विदाउट एस भी लिख सकते हैं, और थाउजेंड्स भी लिख सकते हैं। तो जनरली हम इसको जो यूज करते हैं, मतलब एस लगा के करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हाँ, मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ, थाउजेंड ऑफ पीपल। टू थाउजेंड्स पीपल। सो जनरली ऐसे क्वांटिटेटिव नाउन के साथ एस लगता है। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या हुआ, करेक्ट हुआ, एस मैंने बोला भाई लगाना है। थाउजेंड ऑफ पीपल क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। क्योंकि मैंने क्या बोला, एस लगता है, जो क्या आएगा, थाउजेंड्स। यहाँ पे वो नहीं लगा हुआ था। ओके, जिस पल मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ, मतलब कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कोई नंबर लिख देती हूँ, डिफाइन कर देती हूँ, कितने थाउजेंड, मैंने अभी क्या बोला, बहुत, हजारों के लोग, हजारों लोग। हाँ, अब मैं बोल देती हूँ 2000 लोग। अब मैंने क्या किया, डिफाइन कर दिया। तो इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे एस गायब हो गया, हम एस नहीं लगाएंगे। तो 2000 पीपल बन गया, विच इज करेक्ट। सो जिस पर आप नंबर लगा देते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव लगा देते हैं, आप डिफाइन कर देते हैं उसको, तो आप एक तरीके से काउंटेबल बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एस और ईएस हटा देते हैं। दैट्स व्हाई इट हैज बिकम 2000 पीपल। अगर मैं ये लिखूं 2000 पीपल, ये इनकरेक्ट है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखूं, ही, ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ gave. So basically he gave me 2000 rupees. यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एस लगा हुआ है। सो दिस इज इनकरेक्ट। मैंने क्या बोला था, क्वांटिटेटिव नाउन से पहले नंबर आएगा तो एस और एस नहीं लगेगा, मैंने डिफाइन कर दिया उसकी क्वांटिटी। तो इसका करेक्ट क्या होना चाहिए, ही गेव मी 2000 रुपीज। और अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखिए, आई गेव हिम डजन ऑफ बनानास। सो डजन करेक्ट है, यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, देयर इज नो न्यूमरल एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ क्वांटिटेटिव नाउन, सो इट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डजन्स ऑफ बनानास आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे डजन्स ऑफ बनानास वहां पे पड़े हुए हैं, मैंने डजन्स ऑफ बनानास उसको दे दिए। क्लियर? ओके, एक एक्सेप्शन होता है इसके अंदर। एक्सेप्शन, एज यू नो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आपको बहुत सारे एक्सेप्शन मिल जाएंगे।
सो जब हम पेयर की बात करते हैं, पेयर भी क्या है, एक तरीके का क्वांटिटेटिव नाउन है। हम एक पेयर, एक जोड़े की बात कर रहे होते हैं। इसके अंदर रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। टू पेयर ऑफ शूज। हम जब बाकी क्वांटिटेटिव नाउन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम उसको डिफाइन कर देते हैं, उसके आगे नंबर लगा देते हैं, तो हम उसके आगे एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन पेयर में ऐसा नहीं चलता। पेयर में हम बोलते हैं 2 पेयर्स ऑफ शूज, 3 पेयर्स ऑफ शूज, 4 पेयर्स ऑफ शूज, और जो भी आप लगाना चाहते हो, ऑफ वट एवर, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, जो भी आप लगाना चाहते हैं, बट इट विल बी पेयर्स, इट विल नॉट बी पेयर। ठीक है, ये एक्सेप्शन आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम रूल की बात करते हैं। देयर आर नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मैंने आपको स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ नाउन में बताया था अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, जैसे आपने देखा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, हम काउंट नहीं कर सकते। एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, हालांकि इसका लिखने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट हम इसको अगर आप बोलोगे इंफॉर्मेशन, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। मैं आपको एक चीज लिख के दिखाती हूँ। आप लगेजेस नहीं लिख सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन का के आगे आप एस और ई एस नहीं लगा सकते हो। अगर आपको बताना है कि एक बैग पड़ा है, दैट्स अ लगेज। अगर आपको बोलना है 2-3 बैग पड़े हैं, तो आप लगेजेस नहीं लिख दोगे बोलने के लिए कि प्लूरल है, बड़े सारे बैग है, लगेजेस नहीं होता, इट इज इनकरेक्ट। हमेशा याद रखिएगा अनकाउंटेबल, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसके आगे एस और ई एस नहीं आता। जिस पल आप देखोगे सेंटेंस में एस और ई एस, वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे सिमिलरली एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होता। हाँ, अब मैं बोलूंगी फर्नीचर, तो फर्नीचर करेक्ट है, इनकरेक्ट है, राइट। सो ये सब इनकरेक्ट है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। एक 3 रूल, गोल्डन रूल याद रखिएगा। जैसे ही आपको ये नाउन दिखेंगे, इससे पहले आर्टिकल नहीं आए, ए और एन का यूज नहीं होगा, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे याद रखेंगे। अनकाउंटेबल, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कितने हैं। हाँ, तो यानी हम उसके आगे एस और एस नहीं लगा सकते हैं, और यानी ए और एन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम जैसे काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या पता, ए और एन सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, तो जैसे आप काउंट नहीं कर रहे हो, हम क्यों लगाएं ए और एन, है ना, हम डिफाइन थोड़ी ना कर रहे हैं। सो इसके आगे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। नाउ मुझे अब बताइए, इंफॉर्मेशन क्या करेक्ट, इंफॉर्मेशन करेक्ट है, नहीं करेक्ट है। मैंने बोला अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और एस नहीं लगेगा। एन इंफॉर्मेशन करेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। अ फर्नीचर इनकरेक्ट है। फर्नीचर्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। हेयर्स, हम हमेशा बात करते रहते हैं, आप नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत लोगों से आपने सुन लिया होगा, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। जैसे हेयर्स की अगर हम बात करें, हमारी, अब आप बोलेंगे कि हमारे सर पे बड़े सारे बाल हैं, जैसे हम काउंट कर सकते हैं, पर देखिए इतने सारे बाल हैं, आप काउंट करोगे बहुत समय लगेगा ना, लगे रहोगे, इतने आपको बाल मिल जाएंगे, बट लेकिन ये क्या है, इट्स यूजलेस, इट डजंट मेक सेंस टू काउंट हेयर। तो हमने इसको इसलिए अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए हम हेयर्स कभी यूज नहीं करते। हाउएवर आपको जैसे एग्जाम्पल में बोलना हो कि मेरे सर में 3 ग्रे हेयर है, तब हम कैसे लिखेंगे। अब हम हेयर्स नहीं लिख सकते, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। उस केस में हम क्या करते हैं, आगे एक मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिए, आई डोंट हैव ग्रे हेयर्स, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। हाँ, हेयर्स हम यूज नहीं करते, लेकिन हाउएवर आपको अगर बताना हो कि बहुत सारे ग्रे हेयर्स हैं, तो आप ऐसे वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, तब चलेगा। आप तब ये नहीं बोल सकते 3 हेयर, तब आप बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे मान लो इंफॉर्मेशन के बारे में बताना हो, कि मैंने एक पीस नहीं बताया इंफॉर्मेशन का, बड़े सारे इंफॉर्मेशन दिए, तो मैं बोल देती हूँ 3 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन।
ये मैं कह सकती हूँ। अगर मेरे को लगेज के बारे में बताना है कि मैंने बोला ना कि 2 या 3 बैग्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 पीसेस ऑफ लगेज। ओके, हम ये नहीं बोल सकते 3 पीसेस ऑफ लगेजेस, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपको क्वांटिटी बतानी हो। ओके, ओके, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको आप जिसके एंड में एस और ईएस आता है और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। सो आप बेसिकली दो कैटेगरीज में मान लो, कुछ ऐसे नाउन जिनका एंडिंग एस और ईएस से होता है, उनमें से कुछ के साथ प्लूरल फॉर्म का वर्ब आता है और कुछ के साथ सिंगुलर फॉर्म का वर्ब आता है। सो मैं आपको वो भी चीज बता देती हूँ। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनकी एंडिंग आप देख रहे हो एस या ईएस लगा हुआ है, इनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। इनमें आपको याद करने का एक तरीका बताती हूँ, इसके अंदर एक पेयर नाउन्स भी होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे सिजर्स, है ना, सिजर्स, ट्राउजर, पैंट्स, जीन्स, शूज, ग्लासेस, सन ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ग्लव्स, स्लिपर्स, ये सारे क्या है, नॉट दिस इज गॉगल्स। हाँ, ये सारे क्या है, हमारे पेयर नाउन्स, यानी दो जोड़े में बात होती है ये। शूज क्या होते हैं, एक शू पहन के तो आप बाहर नहीं निकलते, आप क्या करते हैं, जोड़ा पहन के निकलते हैं, है ना। आप स्पेक्टिकल्स की बात करें, स्पेक्टिकल्स में क्या होता है, दो ग्लासेस लगे होते हैं, एक ग्लास लगा के तो हम बाहर नहीं निकलते हैं। सन ग्लासेस में एक ग्लास नहीं लगा होता, दोनों आंखों के लिए दो ग्लास लगे होते हैं ना। पैंट्स की एक साइड नहीं होती है, हम कभी भी नहीं बोलते टू पैंट्स, इट्स अ पेयर ऑफ पैंट्स। तो ट्राउजर में देखो दो लेग्स के लिए बना होता है, सिजर्स में देखो उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। तो ये क्या पेयर में काम करते हैं। तो जब ऐसे जो नाउन्स होते हैं, सॉरी, ऐसे पेयर नाउन्स होते हैं, तो इनके साथ अगर आपको बताना हो कि दो, मतलब आपके पास ट्राउजर्स क्या है, दो ट्राउजर्स, तीन ट्राउजर्स, तब आप क्या करोगे, टू ट्राउजर्स नहीं लिखोगे, आप ये बताओगे यू हैव गॉट टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। और ये जो नाउन आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको बोलती हूँ ना ट्राउजर, गलत हो जाएगा, ट्राउजर्स होता है। अगर इनकी एंडिंग एस और ई एस लिखी है तो ये भैया रूल है, इससे हम एस हटा नहीं सकते हैं, इसका अधिकार है इसके पास एस और ई एस लगा हो। हाँ, अगर हम स्टेयर्स की बात करते हैं, इट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट वी डू, वी और बहुत बोल देते हैं, फिर एरर में भी आ जाता है कि स्टेयर बोल देते हैं, बट इट इज ऑलवेज स्टेयर्स। ठीक है, ऐसी अर्निंग्स होता है, अर्निंग नहीं होता है। पैंट्स होगा, पैंट नहीं होगा, जीन्स होगा, जीन नहीं होगा। ओके, सो पेयर नाउन्स के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। और बाकी ये वाले मैंने जैसे आपको बोला, हर रोज अगर आप पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। एक यहाँ पे मैंने क्लोथ्स लिखा हुआ देखा है, इसके साथ भी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। आपने पढ़ा होगा कि, हमने तो पढ़ा है कि भाई क्लॉथ भी होता है, क्लॉथ्स भी होता है, तो फिर ये तो गलत बात होगी कि हाँ, अभी तो आपने बोला कि एस और ई एस नहीं होना चाहिए इसका। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देर इज अ वर्ड, देर इज अ नाउन, देर इज अ वर्ड कॉल्ड क्लॉथ विच एग्जिस्ट। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट दोनों के क्या होते हैं, मतलब अलग है। ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब होता है, जब हम क्लॉथ्स की बात करते हैं, मतलब फुल गारमेंट की बात करते हैं, फुल ड्रेसेस की बात करते हैं, हाँ। लेकिन जब हम क्लॉथ की बात करते हैं, मतलब हम एक कपड़े का टुकड़ा की बात करते हैं, जैसे पीस ऑफ क्लॉथ। हाँ, हम कभी भी जैसे पीस ऑफ क्लॉथ, हम ये नहीं बोल सकते, दोनों की मतलब अलग है। ठीक है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसके ऊपर भी एरर आते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, वेयर इज माई डेनिम ट्राउजर्स। मैंने आपको क्या बताया, ट्राउजर्स क्या है, पेयर नाउन, पेयर नाउन, और ये ऐसा नाउन है जिसके आगे हमेशा एस लगा होगा। ट्राउजर इनकरेक्ट है, ट्राउजर्स करेक्ट है। हाँ, और इसके साथ कैसा वर्ब यूज होता है, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। और पेयर नाउन है, पेयर नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, पेयर ऑफ डेनिम ट्राउजर्स। सो करेक्ट क्या होगा, वेयर आर माई पेयर ऑफ डेनिम ट्राउजर्स। these goggles is very expensive। अगेन गॉगल्स क्या है, पेयर नाउन, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, हमेशा हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह आर। अब क्या है, गॉगल्स के पहले क्या आना चाहिए, पेयर ऑफ गॉगल्स। हमने ये पढ़ा था, पेयर
नाउन से पहले पेयर जरूर लगाएं। हैव यू सीन माई शूज, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन मार्क आएगा, नॉट अ फुल स्टॉप। सो हैव यू सीन माई शूज, अगेन अ पेयर नाउन, हैव यू सीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव यू सीन माई पेयर ऑफ शूज। ओके, नेक्स्ट। ये हम पहले पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। पेयर नाउन्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। ओके ओके, मूविंग ऑन। मैंने आपको बताया था ऐसे नाउन जो एस और ईएस होते हैं, कईयों के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, कईयों के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। प्लूरल वर्ब वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, बट ऐसे नाउन जिनकी एंडिंग एस और ईएस है वो हमेशा उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया एस और ईएस है तो वो प्लूरल की तरह एक्ट करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ नाउन जिनके आगे एस और ईएस लगता है बट वो उनको हम एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स फिजिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, एथिक्स, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स। डिजीजेस हो गई जैसे मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, इनके साथ अब ये जो एस है ये कभी भी हटाइएगा मत, हमेशा एस और एस लगा रहेगा। ओनली द थिंग इज दैट वर्ब विल बी सिंगुलर। गेम्स होगी जैसे बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स। आपके टाइटल ऑफ बुक्स हो गए जैसे अरेबियन नाइट्स, अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। अरेबियन नाइट्स पे भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप अ नोट ऑफ इट। बाकी नाउन्स हो गए, आप पढ़ सकते हैं, न्यूज, ड्रॉट्स, डायनामिक लिंग्विस्टिक्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, अर्निंग्स, रिचेस, सराउंडिंग्स, मीन्स, समन्स। समन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ भी मिस नहीं करने वाले। हाँ, अगर मैं बोलूँ समन्स का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर गिवन बाय कोर्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ समन, इट इज इनकरेक्ट। मैंने बोला हमेशा एस और ईएस इसके साथ लगा रहता है, इसका अधिकार है, तो ये समन्स होगा हमेशा। सो आप ये सेंटेंस देखिए, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। सो हमने क्या बोला, इसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, तो क्या होगा, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट रूल हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल बताता है कि, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। आप ये सेंटेंस देख पा रहे हैं, अ पोएट एंड नर्स इज कमिंग। सो पोएट एंड नर्स जो हैं यहाँ पे एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है। जब भी सेंटेंस में दो नाउन्स यूज हो, ये क्या है, पोएट और नर्स क्या है, दैट्स अ नाउन। जब भी सेंटेंस में दो नाउन यूज हो रहे हो और दोनों नाउन एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, तब हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्योंकि हम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। और ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे केस में जो आर्टिकल होता है वो पहले नाउन के साथ लगता है, सेकंड के साथ नहीं लगता। जिस मोमेंट पे मैंने सेकंड के साथ अगर लगा दिया अ पोएट एंड अ नर्स, तब मैं रेफर करूंगी दो अलग इंसान। अ पोएट एक अलग इंसान, व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति जो नर्स है, तो यानी मैं दो अलग इंसान की बात कर रही हूँ, तब वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल। हाँ, इस केस में क्या है, अ पोएट एंड नर्स, तो यहाँ पे पोएट एंड नर्स किसको बोल रहे हैं, हम एक ही इंसान को बोल रहे हैं, तो इसलिए क्या है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए आर्टिकल भी पहले नाउन के साथ लगेगा, दूसरे के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, अ पोएट एंड अ नर्स, यहाँ पे अगेन दो नाउन यूज हुए हैं, दोनों अलग व्यक्ति हैं, तभी मैंने क्या किया, पोएट से पहले भी एक आर्टिकल लगा दिया और नर्स से पहले भी आर्टिकल लगा दिया, तो इससे क्या डिफाइन हो गया कि दो अलग इंसान है। तो हम दो लोगों की बात करें तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए हम आर लगा रहे हैं। क्लियर है? ऐसे बहुत कॉमन एरर्स आ जाते हैं एग्जाम में, हमें पता नहीं लगता देख के कि दिस इज अ एरर, बट एक्चुअली बहुत छोटी छोटी चीजें हैं माइन्यूट सी जो एरर डिफाइन कर देती हैं। एक ये बहुत इजी सा रूल है, जब भी
ईच, एवरी, नो के बाद कोई भी नाउन आएगा वो हमेशा एक तो सिंगुलर होगा। और अगर मान लीजिए एक ही सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन यूज हो रहे हैं, मैन और वुमेन सिंगुलर नाउन है, हाँ, और उससे पहले फर्स्ट वाले पहले से ईच यूज हो रहा हो, तो हमेशा हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। तभी यहाँ पे क्या, ईच मैन एंड वुमेन हैज, नो इंडियन एंड नो अफ्रीकन हैव नहीं आएगा, इट इज इनकरेक्ट। हमने क्या बोला, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सिमिलरली ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव टेकन द रिक्वायर्ड मटेरियल, दिस इज इनकरेक्ट। हमेशा वर्ब क्या आएगा इसके साथ, सिंगुलर आएगा, तो इसलिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्लियर है? So each boy and each girl has taken the required material. ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो हमने नाउन की करे। ये सारे रूल, एक एक रूल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप इसको हर रोज पढ़िए। अगर आपसे नहीं याद हो रहा दैट्स ओके, आप हर रोज पढ़िए, आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी माइंड में रूल्स बैठ जाएंगे। और ये रूल, एक भी रूल ऐसा नहीं है जिसे आप मिस कर सकते हैं, बिकॉज हर रूल से क्वेश्चंस आ चुके हैं। हाँ, अभी हम वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए एक बार। सो इन सिटीज people don't always have the time to catch up with old friends or spend times with their family. So error detection में क्या होता है, this is a complete sentence. इस सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस करेक्ट है तो नो एरर भी हो सकता है। अब एरर डिटेक्शन है, दैट डजंट मीन कि उसमें आपको एरर होगा ही होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ टाइम जिसमें एरर नहीं होता, तो उस केस में हम क्या लिख देते हैं, नो एरर। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होता है कि नो एरर आए। ये मत समझिएगा कि एरर डिटेक्शन है तो हमें एरर निकालना ही है जबरदस्ती ढूंढ के, नहीं। जब एरर है ही नहीं तो फिर सीधा आप डालेंगे नो एरर। ओके, अब इस सेंटेंस में देखें, in cities people don't always have the time to catch up with old friends or spend times with their family. आप कोशिश करिए कि वीडियो पॉज करके खुद ही एक बार इसको लाने की कोशिश करिए कि इसमें एरर क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइम्स का मैंने यूज करा है, स्पेंड टाइम्स विद देयर फैमिली। सो ये जो दो नाउन होती है, इट्स अ नाउन। सो दो जो नाउन होते हैं दोनों के मतलब अलग होते हैं, दोनों का सेंस अलग होता है। टाइम्स मतलब हम अकरेंसेस की बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम वो इवेंट हो चुका है। ये जो टाइम है ये हम समय की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ समय बिताना। तो हम यहाँ पे टाइम्स नहीं होगा, है ना, यहाँ पे हम कितनी बार की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे समय बिताने की बात कर रहे हैं। तो वी विल राइट इट डाउन टाइम, सो टाइम्स नहीं होगा। सो टाइम हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा एस और ई एस, हमने रूल पढ़ा था, नहीं लगता। सो हेंस यहाँ पे क्या आएगा, स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, film viewers claim that the number of scenes depicting alcohol consumption have increased dramatically over the last decade. So film viewers claim that number of scenes, एकदम सही है ये वाला पार्ट। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने एक चीज नोट करी होगी, द नंबर ऑफ, मैंने आपको ये चीज बताई थी, द नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, ऐसे बहुत सारी चीजें बताई थी। ये एक पैटर्न है सेंटेंस का। इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, याद कीजिए, इसके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब, है ना, सिंगुलर वर्ब। और इस सेंटेंस में वर्ब क्या यूज हुआ, द नंबर ऑफ सीन्स डिपिक्टिंग अल्कोहल कंजम्पशन हैव। सो इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो प्लूरल हुआ है, तो करेक्ट है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, यस। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली।
Okay. Next sentence. In short span of time, the startup website has entrenched itself as the go-to abode for cloth that are well designed with care and attention. So आप लोग इसका मतलब जानते हैं, go to abode का मतलब क्या होता है? मतलब अपने रहने वाली जगह पे घर पे वापस जाना, आपकी घर की बात कर रहे हैं. सो सेंटेंस का अगर मैं मतलब बोलूं, इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में, दिस स्टार्टअप वेबसाइट, यानी जो वेबसाइट है, जो स्टार्टअप है, हैज इंट्रेंच्ड इटसेल्फ एज, मतलब इसने इतना अपना बढ़ा लिया है काम, एज द गो टू अबॉर्ड फॉर क्लॉथ, मतलब हर घर में ये पहुंच गया है, वेबसाइट हर घर में ये स्टार्टअप पहुंच गया है. किस लिए? फॉर क्लॉथ दैट आर वेल डिजाइंड विद केयर एंड अटेंशन, मतलब कपड़ों के लिए. मतलब इतना फेमस हो चुका है कि घर घर में इसके कपड़े जाने जाते हैं कि ये बहुत ही केयर और अटेंशन से कपड़े बनाते हैं. सो इसका इतना नाम हो चुका है. अभी तक आई होप आप ये पहचान गए. सो गो टू अबॉर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया. ये अगेन इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने यूज करा है क्लॉथ. मैंने आपको आई थिंक पहले बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लॉथ एंड क्लॉथ्स. हाँ, ये वाला ऐसा नाउन है, इन दोनों के मतलब अलग है. आप इसको कभी मत समझना कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है. नो, नेवर. दीज टू आर डिफरेंट नाउन, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड. ये जो क्लॉथ्स है ये अलग होते हैं. ये हम फुल गारमेंट की बात करते हैं, कपड़ों की बात करते हैं. ये क्या होता है? इट्स अ मटेरियल, एक टुकड़ा जिसको हम बोलते हैं. तो यहाँ पे हम, आप बात बताइए कि यहाँ पे हम क्या आना चाहिए, क्लॉथ आना चाहिए या क्लॉथ्स आना चाहिए? यहाँ पे हम गारमेंट, पूरे कपड़ों की बात करें तो क्या आना चाहिए? क्लॉथ्स आना चाहिए, राइट? सो गो टू अबॉर्ड फॉर क्लॉथ्स. ओके, okay, this we have done. Next sentence. I am tender-hearted by nature and have found my eyes moist many a times over the scream of a wounded hare. एक और मैं आपको रूल बताती हूँ. जब हम बात, देखो, many a students, और अगर मैं लिखूं many, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? many a student और many students, दोनों में कोई फर्क आपको लग रहा है? दोनों का मतलब सेम है और दोनों ही करेक्ट है, बस दोनों के फॉर्मेट अलग है लिखने के. जब हम मैनी की बात करते हैं, मैनी के साथ प्लूरल नाउन आता है. मैनी यानी बहुत सारे, तो इसलिए हमने क्या यूज किया? स्टूडेंट्स यूज किया. लेकिन जब हम मैनी अ की बात करते हैं, मैनी प्लस अ, तब यहाँ पे कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आता, हमेशा क्या आता है? सिंगुलर वर्ब. तभी हम बात करते हैं स्टूडेंट. हालांकि मतलब सेम है, मैनी अ स्टूडेंट इज इक्वल टू मैनी स्टूडेंट्स, ये दोनों मतलब एकदम सेम है, राइट? बट स्ट्रक्चर अलग है सेंटेंस का. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैनी अ टाइम्स, क्या ये करेक्ट होगा? मैनी अ टाइम आना चाहिए ना, क्योंकि अ के साथ क्या हम यूज कर रहे हैं? सिंगुलर. तो यहाँ पे क्या आ गया? मैनी अ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Supreme Court issued a summon to all the banks as under the new pension scheme of withdrawal of funds could not be tightened. आप खुद सोचिए कि सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है. इट्स रिलेटेड टू नाउन ओनली. हमने ये कहा था कि ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनके आगे एस और ईएस आता है और उनको हमें छेड़ना नहीं चाहिए. जैसे समन्स, समन्स का मतलब ऑर्डर, और क्या हम इसको कभी समन लिख सकते हैं? नो, नेवर. इसको हम कभी नहीं छेड़ेंगे, हमेशा एस और ईएस के साथ ही आएगा, तो समन्स ही होगा. सो ये क्या है? हमारा एरर है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. A partnership has been signed by an Indian pharmaceutical company with a one from Japan in order to develop a vaccine for chikungunya virus.
अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए कहाँ पे एरर हो सकता है। अ पार्टनरशिप हैज साइन, ठीक है, पार्टनरशिप अ पार्टनरशिप है, सो सिंगुलर वर्ब एकदम करेक्ट है। एंड फार्म एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, आर्टिकल करेक्ट है, नाउन करेक्ट है। विथ अ वन, मैंने आपको क्या बोला था, अ वन इकट्ठे आ सकते हैं, नेवर। अ का मतलब सिंगुलर, वन का मतलब सिंगुलर, तो दो सिंगुलर का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, तो अ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, विद द वन आएगा। with the one from Japan in order to develop a vaccine for this particular virus. Okay, next sentence. The Prime Minister has stated that changing the overwork work culture in Japan is one of the main arms of the labor reforms he plans to introduce next year. हाँ, द प्राइम मिनिस्टर करेक्ट है, सिंगुलर वर्ब भी करेक्ट है। यहाँ पे आप देखिए वन ऑफ द मेन आर्म्स ऑफ लेबर रिफॉर्म्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, वो वाला स्ट्रक्चर है, तो क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, ठीक है, मेन आर्म्स ऑफ लेबर रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे देखिए द ओवरवर्क वर्क कल्चर, ओवरवर्क का मतलब क्या होता है, ओवरवर्क का मतलब ही यही होता है ज्यादा काम करना, तो उसके आगे अगर मैं दोबारा वर्क लगा दूं, क्या वो सही बैठेगा, बिल्कुल भी नहीं, डजंट मेक सेंस। जैसे मैंने बोला अ वन नहीं हो सकता, ऐसे ओवरवर्क का मतलब जब बता रहा है कि भैया ज्यादा काम करना है, तो उसके आगे दोबारा वर्क लगाने की क्या जरूरत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओवरवर्क कल्चर हो जाएगा, नॉट ओवरवर्क वर्क कल्चर। So correct sentence will be the overwork culture in Japan. So part B में error है. Next, psychologists have been documenting the emotional and physical effect of negative political advertisements. Okay, so ये आप sentence एक बार पढ़ोगे, psychologist, ये क्या है, नाउन है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब यूज होगा। हैव बीन डॉक्यूमेंटिंग दी, क्या डॉक्यूमेंट करें, इमोशनल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ नेगेटिव पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स। सो एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स है जिनके इफेक्ट को वो डॉक्यूमेंट कर, अच्छा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स है तो एक इफेक्ट तो होगा नहीं, बड़े सारे इफेक्ट होंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, will it be effect or effects, it will be effects because we are talking about lot of plural form की हम बात कर रहे हैं, so effects of negative political advertisements. Okay, next, we are yet starting offering this facility to our customers as we are awaiting approval from the board. Okay, इसके अंदर हम बात करते हैं we are yet starting. दिस इज नॉट रिलेटेड टू नाउन, सिंस ये सेंटेंस आगे तो मैं आपको बता देती हूँ, हमेशा येट के आगे क्या आता है, येट और इन्फिनेटिव आएगा, येट टू स्टार्ट होता है, कभी येट स्टार्टिंग नहीं होगा, है ना, येट टू क्लीन, या फिर जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो भी वर्ब लगाना चाहते हैं, उससे पहले हमेशा क्या आएगा, टू आएगा, सो येट स्टार्टिंग कभी नहीं आएगा, येट टू स्टार्ट आएगा, ठीक है। Okay. The chairman of all large public sector banks met with senior RBI officials to give their suggestions about implementing the new policy. और इसके अंदर जो एरर है ना, बहुत ही कॉमन सा एरर है, बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं और बाकी जगहों पे देखने लगते हैं कि अरे वहां पे क्या एरर होगा। एक बार सोचिए, पहला सेंटेंस, पहला ये देख लेते हैं पार्ट, द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक, बहुत सारे बैंक के जो चेयरमैन है, तो यानी बहुत सारे बैंक के एक ही चेयरमैन तो है नहीं, बहुत सारे बैंक के अलग अलग चेयरमैन होते हैं, तो ये क्या चेयरमैन, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंगुलर या फिर प्लूरल, ये क्या आएगा हमारा, प्लूरल आएगा, तभी ये मैन नहीं होगा, मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होगा। So the correct answer would be, sorry, chairman of all. ठीक है,
Next sentence. There are many insurance disputes nowadays because of most people do not fully understand the terms and conditions of their policies. Okay, again यहाँ पे जो error है वो noun related नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बताऊंगी. आप एक बार sentence पढ़िए. There are many insurance disputes nowadays. There plural are प्लूरल वर्ब आ गया. मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स. सो मेनी है इसलिए यहाँ पे हमने डिस्प्यूट्स यूज कर लिया नाउ अ डेज, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्यों है इतने डिस्प्यूट्स? बिकॉज मोस्ट पीपल. अच्छा आप ये देखिए बिकॉज ऑफ डजंट मेक सेंस. यहाँ पे बिकॉज रीजन दे रहे तो बिकॉज मोस्ट पीपल आएगा, बिकॉज ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट. Coal mines constitute a major percentage of the sources which cause damages to the environment. So again एकदम सही है, आपको पहला पार्ट सही दिख रहा है. Coal mines प्लूरल नाउन है, इससे वर्ब भी आ गया आपका constitute, है ना, प्लूरल वर्ब आ गया. A major percentage of the sources, ये वही फॉर्मेट है. लॉट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, ये वाला मेजर परसेंटेज के बाद जो नाउन आता है प्लूरल है, इसलिए सोर्सेज है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो डैमेजेस. इसका मतलब भी बता देती हूँ. डैमेजेस और डैमेज दो अलग अलग शब्द हैं जिनका मतलब आपस में मतलब दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है. डैमेज का प्लूरल फॉर्म डैमेजेस नहीं होता. दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, ये डैमेजेस जो होता है इससे आप एस नहीं हटा सकते. इसका मतलब होता है डैमेज यानी कोई भी नुकसान पहुंचाना, कोई भी इंजरी कॉज करना, है ना, कोई भी लॉस करवाना. डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन. ओके, सो डैमेज अलग है, ये क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है. सो ये क्या आ जाएगा, कंपनसेशन, है ना. तो यहाँ पे डैमेजेस जो यूज हुआ है इट इज इनकरेक्ट. हम क्या बोल रहे हैं कि कोल माइंस हमारी बहुत सारे सोर्सेज में से एक मेजर परसेंटेज है जो एनवायरनमेंट को हार्म करता है, एनवायरनमेंट को डैमेज करता है. हमने कोई कंपनसेशन की बात नहीं करी है, तो यहाँ पे डैमेजेस एकदम गलत हो. तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, डैमेज यूज करेंगे, यानी जो हार्म कर रहा हूँ, इंजरी कर रहा हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पे डैमेज यूज करेंगे. करेक्ट वर्ड इज डैमेज टू द एनवायरमेंट. ओके, many organizations have been offering attractive incentives to their employees in an attempt to boosting employee retention. मैंने अभी कुछ पिछले सेंटेंसेस में बात करी थी इन्फिनेटिव की, ये हम आगे सेशन भी करेंगे, बट यहाँ पे एक सेंटेंस है तो मैं इसलिए बात कर लेती हूँ. इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. तो आप यहाँ देख रहे हो टू बूस्टिंग, ये एकदम गलत है. टू बूस्टिंग नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, टू बूस्ट. ठीक है, मतलब इनकरेज करना, उस चीज को बढ़ावा देना. तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टू बूस्ट एम्प्लॉय रिटेंशन. नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. अभी तक जितने आए हैं मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने आपको कराए हैं. Insurance ombudsmen have sought more people to settle higher claim cases as the number of complaints continue to rise. अब तक आपको ये समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे एरर क्या है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं. द नंबर ऑफ, ये रूल याद आ गया. द नंबर ऑफ के साथ नाउन क्या होगा, प्लूरल, प्लूरल नाउन है. वर्ब क्या होगा, सिंगुलर. तो कंटिन्यू का सिंगुलर क्या होता है, कंटिन्यूस. सो फिर इसमें एरर है. ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कंटिन्यूज आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. The 3-day trip that India's Prime Minister Narendra Modi made to China is seen in some quarter as a chance to reset the relationship between Asia's two giants. Now, अब मैं एक बात आपको बताती हूँ. एक और रूल है. जब भी हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रैक्शन की, जैसे हो गया 1/4, है ना, आप हो गया 2/4, तो जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं ऑफ करके, तो हमेशा
हम क्या बोल रहे हैं कि एक हिस्सा फोर्थ का, यहाँ पे क्या है, दो हिस्से फोर्थ, यहाँ पे क्या दो की बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एस। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ थ्री फोर्थ, तो फिर क्या आएगा, थ्री फोर्थ होगा, एस होगा, थ्री फोर्थ होगा, बट वन फोर्थ में वन फोर्थ नहीं आएगा क्योंकि हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं क्वार्टर बोलूं, एक क्वार्टर, ठीक है, अगर बहुत सारे क्वार्टर होंगे तो क्या आएगा, क्वार्टर्स, है ना। तो ऐसी सम है, तो सम यानी एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्वार्टर्स आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सम क्वार्टर्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। The Arabian Nights, with stories such as Ali Baba, Aladdin, and Sinbad the Sailor, are an important cultural artifact and played a role in forming a Western assumption of the exotic East. मैंने ये रूल में भी बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके आगे एस एस आता ही है, लेकिन उनके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे थे डिजीजेस के नाम, है ना, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, जैसे थे गेम्स के नाम, बिलियर्ड्स थे, सब्जेक्ट्स के नाम थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स, एथिक्स, और ऐसे ही कुछ टाइटल ऑफ बुक्स थी, अरेबियन नाइट्स उसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ब यूज हो रहा है वो आर यूज हो रहा है, विच इज प्लूरल, तो इसकी जगह क्या यूज होना चाहिए, इज यूज होना चाहिए, वेरी करेक्ट। सो इज एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, migraines may doubles the risk of the risk of a nervous system condition that causes facial paralysis. देखिए मैं इसको एरर बताई जा रही हूँ, आप लोग प्लीज इसको पॉज करके खुद एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए सिंस मैं आपको एरर बताती जाऊंगी ताकि हम कवर कर सके मैक्सिमम क्वेश्चन इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ। ओके, माइग्रेन्स में डबल्स, डबल्स कुछ नहीं होता है, ठीक है, डबल्स कभी भी कुछ नहीं होता, सिंगल, डबल, ट्रिपल हम नहीं बोलते, माइग्रेन डबल हो सकते, तो हम क्या बोलेंगे, डबल्स इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे आएगा डबल। ओके, माइग्रेन्स में डबल। Farmers bear 3/4 of the production cost, while the balance 1/4 is paid by the government as subsidy directly to the fertilizer marketers. So मैंने आपको रूल बताया था 1/4 2/4 वाला, 1/4 है ना, 2/4, 2/4 नहीं आएगा, 2/4 आएगा। वाई, क्योंकि हम दो हिस्सों की बात, तीन हिस्सों की बात करें 3/4, लेकिन वन में फोर्थ में एस कभी नहीं लगता, इट्स ऑलवेज 1/4, 2/4 3/4, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3/4, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा। So answer is, correct answer, farmers bear 3/4 of. Okay. Now next sentence. One of the most essential and major asset for India right now is electricity. Therefore, it is important that electricity should reach the end customer. So one of the most, none of the, one of the, majority of, number of, याद आ गया, so ऐसे ही one of the most essential and major assets, जी हाँ, वन ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ कैसा नाउन यूज होता है, प्लूरल, तो क्या आएगा, एसेट्स आएगा। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, over 2 lakh students had applied seeking enter to various streams in junior colleges in the city. Over 2 lakhs had applied, all well, सब सही है। एक चीज होती है, एक टर्म होता है कॉल्ड जिरिड। देखिए, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, मैं आगे भी बात करूंगी बट अभी इस सेंटेंस के कारण मैं थोड़ा बता देती हूँ, और क्या आता है, वर्ब आता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाता है, और काम करने की प्रतिक्रिया को कहते हैं वर्ब। सब्जेक्ट जो होता है नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, अदर्स हम लिख देते हैं।
अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तब हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं जिरेंड को। जिरेंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे ईटिंग, फॉर एग्जाम्पल ईटिंग फास्ट फूड इज अ बैड हैबिट। यहाँ पे जो ईटिंग है ना, दिस इज नॉट वर्ब, दिस इज जिरेंड। जिरेंड विच इज, जिरेंड क्या होता है, इट लुक्स लाइक अ वर्ब बट इट एक्ट्स एज अ नाउन। अब देखो जिरेंड के बाद आपने देखा ईटिंग फास्ट फूड, हमेशा याद रखना जिरेंड के बाद नाउन आता है, ठीक है। आप इस सेंटेंस में देख रहे हो सीकिंग हैज अप्लाइड सीकिंग एंटर, तो सीकिंग यहाँ पे क्या यूज हुआ है, जिरेंड है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो एंटर इज अ वर्ब, इट इज नॉट अ नाउन। अगर हम इसको इसका नाउन बनाना चाहते हैं तो इसका नाउन होगा एंट्रेंस। ऑल राइट, सो सीकिंग एंट्रेंस इज द राइट आंसर। Okay, the government is hoping to raise the electricity generated from nuclear plants from 25% to 50% since 2020. अब यहाँ पे भी आप देखो गवर्नमेंट इज होपिंग टू रेज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। हम क्या करना चाहते हैं, रेज क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज अ वर्ब, बट हम यहाँ क्या करें, रेज करें, क्या रेज करें, तो ये क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो नाउन है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड आएगा, जनरेशन आएगा, जनरेशन आएगा, जनरेशन इज द नाउन, जनरेट करना इज द वर्ब। टू रेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। The manager advised him to exercise caution while investing in cryptocurrencies. Again, it's a previous year question. मैंने एक चीज आपको बताई थी, एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइस। दिस इज वर्ब, दिस इज नाउन। ये जो एडवाइस को हम कभी भी एडवाइसेस नहीं लिख सकते, इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होगा फिर, हाँ, मैनेजर एडवाइज्ड हिम, मतलब मैनेजर ने उसको एडवाइस दिया, यानी वर्ब होगा। और वर्ब क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए एस वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडवाइज्ड, द मैनेजर एडवाइज्ड। Next sentence, Graham told Paul that a bunch of keys were lying on the table beside the bed. Graham told Paul is absolutely correct. Bunch of keys, it's a collective noun. Collective noun singular unit की तरह act करेगा तो verb कैसा आएगा, singular। तो यहाँ क्या आना चाहिए, was आना चाहिए, ठीक है। We have been under a lot of pressure to open 50 new stores by the ending of the year. We have been under, we have been, we क्या है, plural है, verb भी plural है। Lot of pressure to open, lot of pressure भी ठीक है एकदम, to open 50 new stores, which is also correct, 50 new stores by the end। हमेशा by the end होता है, by the ending नहीं होता, ये बात याद रखना। बाय द एंड होगा, एंडिंग नहीं होगा। सो बाय द एंड ऑफ द ईयर, ओके। One of the oldest cars seen in India was a Surpler, a French car named after its inventor. आपको देखते ही समझ आ गया होगा, वन ऑफ दी, नन ऑफ दी, मेजोरिटी ऑफ दी, वही सेंटेंस। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्स होना चाहिए। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार्स। We informed customers that there will be no interrupting in our bank services tomorrow. We informed customers, no error, that there will be no error, no interruption होगा। Why? Because हम क्या बात कर रहे हैं, ये क्या है हमारे लिए, नाउन है। तो नाउन इंटरप्टिंग इज नॉट अ नाउन, इंटरप्टिंग का नाउन क्या होगा, इंटरप्शन होगा, राइट। The answer is no interruption.
some of the world largest water bodies are drying up, thus threatening the livelihood of millions. Again, previous year question. Some of the world largest, हम क्या बात कर रहे हैं कि कुछ वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, पोजेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, तो पोजेशन के केस में क्या आता है, एपोस्ट्रोफी एस, इस के साथ एस और एस नहीं है तो फिर क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी एस आएगा. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट is the correct term. Some of the world's largest water bodies. So ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं. So आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हम रूल्स का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं. दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऐसे बहुत कॉमन एरर्स है जो हम मिस कर देते हैं. सो इंश्योर करिए कि एक एक चीज ध्यान से पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं. सो नेक्स्ट सेशन हम कल लेकर आएंगे. आगे हम कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो आई होप यू हैव लाइक द सेशन. अगर आपको यही नोट्स चाहिए हैं, आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फ्री स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं. खाली इंग्लिश ही नहीं, आपको और भी करंट अफेयर्स और भी टॉपिक्स पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम द वेबसाइट. Thank you so much and wish you all the best for the exam. I'll see you in the next session. Thank you.